हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2026 को ध्यान में रखते हुए जीएस वर्ल्ड का जो दूसरा टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है या आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सभी के सभी क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से संबंधित रहेंगे। और ये टेस्ट आपको कितने घंटे में करना रहता है? यह टेस्ट आपको 2 घंटे में करना रहता है। और टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन की संख्या इस पे दो 150 क्वेश्चन रहती है और जो आपका नंबर रहता है वह 200 अंक का होता है। कितना? 200 अंक का आपका नंबर रहता है या 200 अंक का आपके क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल अंकों की संख्या होती है 200 मार्क्स मिलते हैं आपको। ये समय अवधि होती है 2 घंटे की समय अवधि होती है। हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए एक कथन ए और दूसरे कारण आर है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी और उसका कारण बताया जा रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। आपको 4 ऑप्शन देके इनमें से बताना है कि कौन-सा ऑप्शन सही होता है। अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें जो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी, ये आपका कथन सही है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपका कथन सही है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो होता है उसकी व्याख्या जो कर है आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? अगर कथन की बात की जाए तो कथन दोनों सही है क्योंकि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना पांडिचेरी में ही स्थापित की गई थी। और उसकी जो स्थापना की गई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। ये दोनों के दोनों कथन सही है। बस अंतर इसमें यह कह सकते हैं जो इसका आप जो व्याख्या की बात की जा रही है, जो आर होता है एक ही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में घटना दिए गए है, दूसरे सूची में दिए गए वर्ष दिए गए, बताना है कि कौन-सी घटना किस वर्ष में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अभी आपको बताया गया पहले क्वेश्चन में 1664 ईस्वी में। पहले का पहला देखते हैं कौन-कौन से है। इसमें बी कट गया और आपका डी ऑप्शन कट गया। आपके पास 2 ऑप्शन बचे ए और सी। और देखना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का चार्टर या कह सकते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। दूसरा का दूसरा भी सही होता है। अब देखते हैं दूसरा का दूसरा इसमें भी सही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है 1765 ईस्वी में होती है, ये भी सही होता है। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, ये भी सही होता है। इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सही होता है। इस प्रकार इसका देखेंगे दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? इसमें दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान प्राप्त हुए। क्या होते? तीनों राज्य कह सकते हैं बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है जब इलाहाबाद की पहली संधि होती है। दूसरा दिया गया है इस संधि के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और तीसरा दिया गया है यह संधि 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। अगर बात की जाए तो इनमें जो इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का क्षेत्र होता है, बिहार का क्षेत्र होता है, उड़ीसा का वहाँ पे दीवानी प्राप्त हो जाती है। ये आपका पहला सही कथन होता है, उसी दौरान होती है। इसी संधि के समय जब इलाहाबाद की संधि होती है उस समय शासक कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय होते हैं, ये भी आपका कथन सही होता है। और इलाहाबाद यह संधि 1764 ईस्वी के या जो बक्सर यह संधि जो होती है 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध होता है उसी के बाद होती है। इसमें तीनों के तीनों कथन सही है, इसका सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है एक तरफ सूची 1 में दिए गए व्यवस्था दी गई, दूसरे में दिए गए सूची 2 में दिए गए संबंधित। आपको बताना है कि कौन-सी व्यवस्था किससे संबंधित है। चलिए इसका देखते हैं पहला क्या है? पहला दिया गया है व्यवस्था के अंदर दीवानी का अधिकार कौन होता है? दीवानी अधिकार के अंतर्गत देखेंगे, दीवानी अधिकार जो होता है, अगर बात की जाए तो दीवानी अधिकार जो होता है राजस्व से संबंधित होता है। किससे? आपका राजस्व से संबंधित होता है। और राजस्व जिसमें आता है आपका आर्थिक नियंत्रण में आता है। किससे? आर्थिक नियंत्रण में आएगा। पहले का पहला हो गया। अब देखते हैं किसमें सही है। इसका बी और डी ऑप्शन आपका कट गया है। आपके सामने ए और सी ऑप्शन बचता है। और निजामत कह सकते हैं निजामत जो अधिकार होता है क्या होता है? निजामत अधिकार की बात की जाए तो ये सैन्य एवं कानून व्यवस्था से होता है। किससे? निजामत अधिकार जो होता है आपका सैन्य एवं कानून व्यवस्था से संबंधित होता है। इसका दूसरा का दूसरा भी सही होता है। आपका सी ऑप्शन कट गया। अब आपके सामने केवल एक ऑप्शन बचता है जिसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, द्वैत शासन की व्यवस्था की जाए तो जो बंगाल में लागू व्यवस्था थी, ये भी सही है। इलाहाबाद की संधि जो थे मुगल और अंग्रेजों के बीच जो था, ये भी सही है। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है? आपको बताना है कि कौन-सा सही क्रम है, पहले कौन-सी घटनाएँ होती हैं, उसके बाद कौन-कौन सी घटनाएँ बढ़ती गई। पहले ऑप्शन में दिया गया चार्टर दिया गया, फिर बक्सर युद्ध दिया गया, इलाहाबाद संधि दी गई, दीवानी अधिकार दिया गया है। और दूसरे में दिया गया बक्सर युद्ध, चार्टर दिया गया है, दीवानी अधिकार दिया गया, इलाहाबाद संधि दी गई है। और तीसरे में दिया गया चार्टर दिया गया है, फिर दीवानी अधिकार दिया गया, बक्सर युद्ध दिया गया, इलाहाबाद की संधि दी गई है। फिर चौथा दिया गया बक्सर युद्ध दिया गया, इलाहाबाद संधि दी गई, चार्टर दिया है और दीवानी अधिकार दिए गए। इनमें से बताना है कौन-सा सही है।
अगर इसकी बात की जाए तो इनमें से जो पहला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन सही इस वजह से होता है, जो चार्टर होता है वह 1600 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है और बक्सर का युद्ध आपको बताया गया 1764 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद की संधि की बात की जाती है 1765 ईस्वी में होते हैं और 1765 ईस्वी में भी आपकी दीवानी अधिकार की भी बात की जाती है। क्या है? 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार की भी बात की जाती है, इस वजह से इसका पहला सही है। क्या होता है? चार्टर कब आता है? 1600 में आता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में और जो आपका दीवानी अधिकार होता है ये भी 1765 ईस्वी में होता है, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा क्या होता है? वास्को द गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा, ये आपका सही कथन दिया गया है। गलत। कालीकट में वास्को द गामा का स्वागत विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने किए थे। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर बात की जाए तो जो वास्को डी गामा होते हैं 1498 ईस्वी में भारत आते हैं, कालीकट के बंदरगाह पे आते हैं, आपका पहला कथन सही होता है। कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत विजयनगर के शासक कृष्णदेव नहीं करते हैं, क्या होता है? यहाँ पे विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव होते हैं, उनकी स्वागत नहीं करते हैं, जबकि उनका स्वागत करते हैं जमोरिन जो होते हैं, क्या होते हैं वहाँ पे जब वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुँचते हैं, जमोरिन जो होते हैं उस समय वहाँ के शासक होते हैं, उन्होंने उसका स्वागत करते हैं, ना कि कृष्णदेव राय। इस वजह से यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं पहला कथन सत्य किसमें है। इसका कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन असत्य है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि यहाँ पे जमोरिन स्वागत करते हैं, ना कि कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 दिया गया है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। आपको पहला कथन दिया जा रहा है कि जो पुर्तगाली जो शासक होते हैं, उनका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन दिए गए है, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही होता है। अगर इसमें बात की जाए तो जो दोनों के दोनों कथन सही होते हैं। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब ये शासक बनते हैं, कह सकते हैं ये जब शासक बनता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कह सकते हैं वायसराय बनता है, तो इन्होंने साम्राज्य के विस्तार में रणनीति अपनाते हैं। इसी वजह से इन्होंने वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये जो अल्बुकर्क होता है, पहले जो कंपनी स्थापित करता है, वह फैक्ट्री या कोचीन में स्थापित करते हैं। कहाँ पे? कोचीन में। इस वजह से ये दोनों के दोनों कथन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए, दोनों में से बताना कौन-सा सत्य है, नहीं है। अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित करते हैं। आपके सामने दिए गए पहला कथन, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। और दूसरा दिए गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बीजापुर, कौन होता है? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया गया। क्या है? जो गोवा के पुर्तगाली अधिकार होता है, उसको बीजापुर शासक जो होते हैं यूसुफ आदिल से छीन लिया गया। उपरोक्त में से क्या होता है? उपरोक्त में से कौन-सा कथन असत्य नहीं है? आपको बताना है असत्य नहीं है मतलब सत्य है। इन दोनों में से बताना है कौन-सा कथन सत्य है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो दोनों के दोनों कथन क्या होता है? जब पुर्तगाली ने भारत में पहला दुर्ग की स्थापना करते हैं, कोचीन में स्थापित करते हैं। कोचीन में स्थापित करते कब करते हैं? 1503 ईस्वी में, याद रखिएगा। और गोवा पे जो पुर्तगालियों का अधिकार होता है, बीजापुर के जो शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह से, वहाँ से गोवा छीन लिया जाता है, गोवा राज्य इनसे छीन लिया जाता है। इस वजह से इसके दोनों के दोनों कथन सही हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे कौन-सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। कभी-कभार हम क्या होता है जल्दबाजी में पढ़ते-पढ़ते पूछ लेते हैं देख लेते हैं कि कौन-सा सत्य है, इसी वजह से उस वहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पीटर मंडी, क्या होता है? पीटर मंडी शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया। दूसरा दिया है टॉमस पायस, कौन थे? टॉमस पायस पुर्तगाली यात्री था। और तीसरा दिया गया डोमिंगो पायस, विजयनगर काल का यात्री था। और चौथा दिया गया फ्रांसिस बर्नियर, भारत में औरंगजेब के समय आया था। इनमें से बताना है वह कौन से अधिकारी होते हैं जो भारत में जो मुगल शासक होते हैं उनके शासनकाल के दौरान आते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जो टाम कौन से सही नहीं है, जो सही नहीं है वही बताना है। जो टॉमस पायस थे वो ये पुर्तगाली यात्री नहीं थे। कौन थे? टॉमस पायस की अगर बात की जाए तो ये पुर्तगाली यात्री नहीं थे। ये कहाँ के थे? ये अंग्रेज़ यात्री थे। क्या थे? अंग्रेज़ यात्री या ब्रिटिश अधिकारी थे। बाकी जो तीनों दिए, पीटर मंडी जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आते हैं। डोमिंग पायस जो होता है विजयनगर काल के यात्री था। और फ्रांसीसी बर्नियर की बात कीजिए, भारत में औरंगजेब के समय में आता है, ये कथन सही है। जबकि इसमें बी वाला ऑप्शन गलत है। टॉमस जो होता है वे इंग्लिश कह सकते हैं अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए पहला 1717 ईस्वी में फरमान द्वारा अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। दूसरा देखिए, यह फरमान मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। तीसरा देखिए, इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले
व्यापक व्यापारिक अधिकार मिले। आपको इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देगा केवल 1 और 2 और दूसरा देगा केवल 2 और 3 और तीसरा देगा 1, 2, 3 और चौथा देगा केवल 1 और 3। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें बात की जाए तो जब देखिए 1717 ईस्वी का जो फरमान होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त कर व्यापार की अनुमति दिया जाता है। ये कथन एकदम सही है। यह फरमान फर्रुखसिया ने जारी करता है, ये भी आपका कथन सही होता है। और 3000 रुपये वार्षिक कर देने के पश्चात इस पर व्यापक आप व्यापारिक कर सकते हैं। व्यापक व्यापारिक अधिकार आपको मिला था। ये तीनों के तीनों कथन सही था, इस वजह से इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और दूसरा दिया गया कंपनी भारत में 1668 ईस्वी में व्यापार करने लगी। और तीसरा दिया फ्रांसीसी कंपनी को भारत में अंग्रेजों से पहले व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। अब इनमें से बताना कौन सा सही है। अगर इनमें बात की जाए जो फ्रांसीसी कंपनी थी भारत में अंग्रेजों से पहले व्यापक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ, ये आपका कथन गलत है। ये अंग्रेजों से बाद प्राप्त होता है इनको। इस वजह से जब देखेंगे तीसरा इसमें गलत होता है, तो जब तीसरा आप गलत काटेंगे तो आपका एक ऑप्शन केवल बचता है। पहला ऑप्शन जो बचता है 1 और 2 सही होता है। बाकी जो तीसरा होता है वह गलत होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ सूची 1 दी गई है, सूची 1 में घटना दी गई है, दूसरा दिया गया सूची 2 में संबंधित तथ्य। आपको बताना है कौन-सी घटना किस संबंधित से है या किससे संबंध रखता है। पहले दिया गया वांडीवास का युद्ध की बात की जाए। वांडीवास का जो युद्ध होता है फ्रांसीसी शक्ति का पतन था। क्या था? फ्रांसीसी शक्ति का पतन। पहले का पहला ऑप्शन सही है। 1717 का फरमान था। 1717 ईस्वी का फरमान क्या था? इसके बारे में बात की जाए, ये फरमान था अंग्रेजी व्यापारिक विस्तार। क्या होता है? अंग्रेजी व्यापारिक विस्तार, ये इसका सही है। और तीसरा दिया गया कर्नाटक युद्ध की बात करके, कर्नाटक युद्ध जो बात की जाए तो इससे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष था। क्या था? एंग्लो फ्रेंच संघर्ष था, इसका ये सही होता है। फ्रांसीसी असफलता थी शक्तिशाली अंग्रेजी नौसेना। जो फ्रांसीसी सेना होती थी वह क्यों असफल होती है? क्योंकि अंग्रेजों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, इसी वजह से इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार देखेंगे जो आपका पहला ऑप्शन सही होता है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ये आपका पहले ऑप्शन में आता है। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल जो तमिलनाडु में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। क्या है? जो हैदर अली थे उन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में पहले आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। दूसरा देखिए, हैदर अली के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इन दोनों में से बताना है कौन सा कथन सत्य है। इन दोनों की बात की जाए तो जो हैदर अली होते हैं 1755 ईस्वी में उन्होंने आधुनिक जो शस्त्रागार की स्थापना होते हैं डिंडीगुल में करते हैं। यह कथन एकदम के एकदम सही होता है। और दूसरा देखिए, इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहला जो प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 दी गई है, सूची 1 में युद्ध दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 दिए गए जिसमें परिणाम होता है। क्या है? परिणाम होता है कि कौन से युद्ध में किसका क्या परिणाम होता है, किसके साथ होता है, उसी का क्या परिणाम होगा। अगर बात की जाए प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध जो होता है, इस युद्ध में हैदर अली विजयी होते हैं। क्या होते हैं? हैदर अली विजयी होते हैं, पहले का पहले देखेंगे। इसमें आपका ए और सी बचता है, बी और डी कट जाता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ये भी आपका कथन सही होता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो टीपू सुल्तान क्षेत्रीय हानि होती है। क्या होता है? टीपू सुल्तान को क्षेत्रीय हानि होती है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। क्या होता है? इसमें पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, पर अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से कथन दिए गए हैं टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और फारस के राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं। और दूसरा दिया हुआ भारत में अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहते थे। इनमें बात की जाए तो जो टीपू सुल्तान होते हैं उन्होंने भारत में अंग्रेजी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, अंग्रेजी शक्ति से विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहते थे। जो कथन होता है वह कारण की व्याख्या करे, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? समर्थन देखिए, इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है? इसका उत्तर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जो आपका कथन दिया गया है, कथन की क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहने का उनका जो उद्देश्य था क्या था? वे वही चाहते थे कि जो अंग्रेज़ व्यापारी थे या कह सकते हैं अंग्रेज़ी शक्तियाँ थी, उनकी शक्तियों को कमज़ोर करना। और जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन करेंगे, कौन-कौन से देश में समर्थन करते हैं? फ्रांस होता है, तुर्की होता है, फारस होता है, उनसे राजनीतिक संबंध बनाएँगे। जब राजनीतिक संबंध बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये देश जो होते हैं आपकी सहायता करेंगे। जब सहायता करेंगे तो जो अंग्रेज़ होते हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनकी सहायता करेंगे। इस वजह से जो अंग्रेज़ी शक्ति होती है उनको शक्तियाँ कमज़ोर होगी। इसी वजह से कथन और कारण दोनों सही होते हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पहला कथन देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में नवाब का पद बनाए रखा है। क्या है? प्लासी का जो युद्ध होता है, अंग्रेज़ों ने बंगाल में नवाब का पद बनाए रखा है। दूसरा देखें, अंग्रेज़ों ने नवाब को बनाया इसलिए रखा क्योंकि वे प्रत्यक्ष प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते थे। और तीसरा देखिए, अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य बंगाल में संसाधनों का अधिकतम दोहन करना था।
इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही होता है। अगर इसमें बात की जाए तो जो प्लासी का जब युद्ध होता है, अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब का पद बनाए रखा है, ये भी सही है। अब आखिर ये जो पद होता है क्यों बनाए रखा है? क्योंकि वे प्रत्यक्ष प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। ये कारण होता है, इसका ये दूसरा ऑप्शन भी सही होता है। अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य होता था बंगाल के संसाधनों का अधिकतम दोहन करना। क्या होता है? अधिकतम दोहन करना। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। इस पे सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 दिए गए, सूची 2 दिए गए, एक तरफ व्यक्ति दिए हैं और उनकी भूमिका दी गई है। किस व्यक्ति की कौन-सी भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर मीर जाफ़र की बात की जाए, तो मीर जाफ़र जो होते हैं, पहले कठपुतली शासक बन जाते हैं। क्या होते हैं? ये अंग्रेज़ों की बातों में जैसे अंग्रेज़ अधिकारी कहते थे, वे उसी तरह कार्य करते थे। इस वजह से मीर जाफ़र जो होते हैं, पहले कठपुतली शासक होते हैं। और जो मीर कासिम होते हैं, प्रशासनिक सुधार का नवाब होते हैं। इन्होंने जब मीर कासिम होते हैं, उन्होंने शासन की बागडोर जब अपने हाथ में सँभालते हैं, तो उन्होंने चाहते थे कि जो भारत की स्थिति है, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक सुधार का नवाब भी कहा जाता है इनका। जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, इन्होंने दीवानी अधिकार प्रदान करता होते हैं। क्या होता है? इन्हें दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया था। जो बंगाल हुआ, हैदराबाद हुआ, ऐसे क्षेत्रों को इन्होंने दीवानी अधिकार प्रदान करते थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए, तो उन्हें द्वैध शासन प्रवर्तक कहा जाता है। क्या है? प्रवर्तक कहा जाता है। द्वैध शासन जो प्रणाली होती है, इसके प्रवर्तक कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, वह किसके शासनकाल में की गई थी? यह की गई थी रॉबर्ट क्लाइव थे पहला ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेज़ली थे। इनमें से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन सही होता है। इसका जो सही उत्तर होता है, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था होती है। कब होती है? 1765 ईस्वी में। कब होती है? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिए गए, इनमें से बताना कौन-सा सही है। रणजीत सिंह सिख राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? रणजीत सिंह की बात की जा रही है। सिख जो राज्य होता है, उसके अंतिम शक्तिशाली शासक थे। और दूसरा देखिए, इनकी मृत्यु के बाद पंजाब के उत्तराधिकारी संकट उत्पन्न हो गया। क्या है? पंजाब राज्य जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो पंजाब के उत्तराधिकारी जो होते हैं, संकट उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिए, रणजीत सिंह के शासन में अंग्रेज़ों को सतलुज नदी के पार हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। जब तक रणजीत सिंह शासन कर रहे थे, अंग्रेज़ों को उनको सतलज नदी के पार हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही है। अगर इनकी कथन की बात की जाए, तो इसमें जो तीनों के तीनों कथन होते हैं, रणजीत सिंह जो होते हैं अंतिम सबसे शक्तिशाली सिख शासक होते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, संकट उत्पन्न हो जाता है। जब इनकी मृत्यु जो हो कहते हैं, रणजीत सिंह के शासन के दौरान अंग्रेज़ों को सतलज नदी के पार उनको कोई हस्तक्षेप नहीं करने की अनुमति थी। तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। दूसरा देखिए, इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था। क्या होता है? वास्तविक स्वामी माना जाता है। तीसरा देखिए, इस व्यवस्था का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की आय की अस्थायी करना क्या होता है? जो ब्रिटिश सरकार थी, उनकी आय को अस्थायी करना था। इनमें से बताना है कौन-कौन से कथन सही हैं। इनकी बात की जाए, जो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है 1793 ईस्वी में होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निर्देशन में या उन्हीं के संरक्षण में। ये आपका पहला कथन सही होता है। और दूसरा बात कीजिए, इस व्यवस्था में जमींदारी को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया जाता था। क्या होता है? ये भी सही होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो होता है, ब्रिटिश सरकार की आय को अस्थायी बना देना। क्या होता है? अस्थायी कर देना। ये इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची दी है, सूची 2 दिए गए, एक तरफ सूची में 1 में दिए गए संधि दी गई है, आपको दूसरी तरफ दिए गए वर्ष दिए गए हैं। कौन सी संधि किस वर्ष होता है? चलिए बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की बात की जाए, तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में। पहले का दूसरा देखते हैं किस में सही है। इसका बी और सी हट गया, आपके पास ए और डी बचते हैं। और दूसरा बात की जाए, तो जो मद्रास की संधि होती है, 1769 ईस्वी में कब होती है? 1769 ईस्वी में होती है। अब देखते हैं, इसमें आपका डी भी हट गया, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सालबाई के युद्ध होता है, सालबाई के युद्ध 1782 में होता है। पुणे का युद्ध जो होता है 1817 ईस्वी में होता है। इस प्रकार इसका पहला सही होता है। पहले का दूसरा होता है, दूसरे का पहला होता है, तीसरे का तीसरा होता है, चौथे का चौथा होता है। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन-सा सत्य नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन इन चारों में से कौन-सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। जगत सेठ जो थे, बंगाल का प्रमुख साहूकार था। और दूसरा देखिए, जगत सेठ ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन किया। और तीसरा देखिए, जगत सेठ को मुगल साम्राज्य द्वारा जगत सेठ की उपाधि दी गई थी। और चौथा देखिए, जगत सेठ ने मीर कासिम का समर्थन किया। क्या है? जगत सेठ ने मीर कासिम का समर्थन किया। इनमें से बताना है कौन-सा सही है, नहीं है? क्या है? जो सही नहीं होगा, वही आपका सही है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। जगत सेठ ने मीर कासिम का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, जो आपका पहला ऑप्शन होता है और जो आपका पहला देखिए, बी वाला ऑप्शन और डी वाला, एक दोनों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें एक-दूसरे के विरोधाभास होता है। इसी वजह से जगत सेठ जो होता है, मीर कासिम का समर्थन ना करके अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। इस वजह से इसका डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए है, भारत में अंग्रेजों का सबसे संगठित और दीर्घकालिक विरोध मराठाओं ने किया था। और दूसरा दिया गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाशाही समाप्त हो गई थी। तीसरा देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन दी गई। क्या होता है, जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास एक बिठूर होता है, वहाँ पे पेंशन दी गई थी। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इनकी बात की जाए तो जो भारत में अंग्रेजों का सबसे संगठित और दीर्घकालिक विरोध मराठों ने किया था, ये आपका एकदम सही होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, पेशवाशाही समाप्त हो गई, ये भी आपका सही है। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन दी गई, यह भी आपका सही होता है। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया गया, 1817 में पुणे संधि से मराठा संघ पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरा दिया गया है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित की गई। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो 1817 की पुणे संधि से मराठा संघ पूरी तरह समाप्त हो गया था, ये भी आपका कथन सही होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित हुई थी। जो अंग्रेजी वर्चस्व की अगर बात की जाए तो यह तृतीय आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है तभी इन्होंने स्थापित करते हैं। इसमें दोनों को दोनों ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेंशन इसलिए दी क्यों? उन्होंने पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दी थी, क्यों दी थी? इसका क्या कारण होता है? नंबर 1 दिया है, वह अंग्रेजों का समर्थक था। दूसरा दिया गया है, अंग्रेज प्रत्यक्ष शासन से बचना चाहते थे। तीसरा दिया गया, पेशवाशाही को शांतिपूर्वक समाप्त करना चाहते थे। और चौथा दिया गया, मराठों का प्रशासन में भागीदारी देना चाहते थे। वे बाजीराव जो द्वितीय होते हैं, उनको पेंशन इसलिए देते हैं, वे चाहते थे कि जो पेशवाशाही होते हैं शांतिपूर्वक समाप्त रहें। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्या है? सी ऑप्शन सही होता है। वे चाहते थे पेशवाओं को, ये कह सकते हैं जो मुगल मराठा शासक होते हैं, उनको पेंशन दी जाए। पेंशन देने के बाद वे शांत रहेंगे, उनका माहौल जो होता है, ये दूसरी बार उपद्रव नहीं करेंगे, या कह सकते हैं जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी वजह से वे पेंशन देकर उनको शांत किया रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन-सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं, चारों में से बताना है कौन-सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय नीति को व्यवस्थित रूप से लागू किया है। दूसरा दिया गया, सिक्किम का विलय क्या होता है? सिक्किम का विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और तीसरा दिया गया, अवध का विलय प्रशासनिक कुप्रशासन के आधार पर किए गए। और चौथा दिया गया, झांसी का विलय सैन्य पराजय के कारण किए गए। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो झांसी का विलय होता है, सैन्य पराजय के कारण नहीं किया गया था। इसमें डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। झांसी का विलय जो किया जाता है वह दत्तक पुत्र के लेके क्या होता है, दत्तक पुत्र को लेके क्या होता है, दत्तक पुत्र जो होता है उसकी लेके समस्या की वजह से उनको विलय किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सही नहीं है पूछा है। नंबर 1 देखिए, सहायक संधि प्रणाली का संबंध है लॉर्ड वेलेजली से। क्या है? सहायक संधि प्रणाली का जो संबंध होता है लॉर्ड वेलेजली से है। दूसरा कथन देगा, हैदराबाद सहायक संधि। क्या है? हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। क्या होता है? जो हैदराबाद होता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य होता है। और तीसरा देखिए, जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की, वे स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते थे। और चौथा देखिए, सहायक संधि से भारतीय शासकों की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। इनमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अगर इसकी सही नहीं की बात की जाए तो ये जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि सहायक संधि स्वीकार की थी, वे स्वतंत्र विदेशी नीति को अपना सकते थे नहीं। क्या होता है, वे स्वतंत्र विदेशी नीति को अपना नहीं सकते थे। क्या होता है, अपना नहीं सकते थे। इसी वजह से ये आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, सिक्किम का विलय 1848 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में। झांसी का विलय 1853 ईस्वी में। अवध का विलय 1854 ईस्वी में। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर इसमें अवध की बात की जाए, क्या होता है, इसका डी वाला ऑप्शन बात की जाए तो अवध का विलय जो होता है 1854 ईस्वी में ना होकर 1856 ईस्वी में होता है। कितना है? 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारी को क्या होता है, जो जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता है। और अगला देखिए, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही होता है। इसमें बात की जाए तो जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है, जो जमींदार होते हैं उनको वास्तविक स्वामी बना दिया जाता था। पहला और दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा देखिए, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना। ये आपका गलत होता है, तीसरा ऑप्शन गलत होता है।
अब देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ तो सूची 1 दिया गया, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई। सूची ए में दिया व्यवस्था दिया, दूसरी तरफ जो सूची 2 दी गई उसमें क्षेत्रों के विशेष दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना सुमेलित करना है कौन-सा किससे सुमेलित है। अगर अस्थायी जो बंदोबस्त होते हैं, अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी, वो बंगाल में प्रारंभ की गई थी। क्या होता है? बंगाल में। पहले का दूसरा किसमें है? इसको आपको देखिए, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। इनमें से देखते हैं अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो ये बम्बई और मद्रास में चालू था या प्रारंभ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई? मद्रास और बम्बई में। कहाँ पे? मद्रास और बम्बई में। इसमें तीसरा होता है, इसमें सी वाला भी आपका हट गया है। इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? जो महलवाड़ी व्यवस्था की बात कीजिए तो ये उत्तर-पश्चिमी भारत में था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रारंभ किए थे। पहले का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, डी का चौथा था। ये आपका सही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। कथन और कारण में बताना है कौन-सा कथन सही है, कारण सही है, ये दोनों सही हैं, एक-दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या एक-दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कथन आपका दिया जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया। पहले कथन दिया गया है, कारण बता रहे हैं। वे प्रशासन की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से प्रभावित हैं। इनमें अगर बात की जाए तो जो होता है कथन और कारण दोनों सही है, जो आर होता है एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने अलग क्यों करते हैं? वे अलग इसलिए कहे जाते हैं, प्रशासन की शक्तियों का पृथक्करण अगर कहा जाए, पृथक्करण सिद्धांत पे वे कार्य कर रहे थे। क्या है? पृथक्करण सिद्धांत पे अगर कार्य करेंगे तो दोनों का अलग होना आवश्यक है। इसी वजह से इस सिद्धांत में ये फिट हो रहा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, आर जो होता है एक से ही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्थायी भूमि। क्या होता है? अस्थायी भूमि व्यवस्था का समर्थन करने वाला प्रमुख इतिहासकार कौन था? नंबर 1 जेम्स मिल, नंबर 2 आर.सी. दत्त, नंबर 3 विलियम बेंटिक, नंबर 4 थॉमस मुनरो। इनमें से बताना है कि कौन-सा ऐसे होते हैं जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त जो होती है अस्थायी भूमि व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जो आर.सी. दत्त होते हैं ये इनका समर्थन करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिए गए, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। क्या होता है? कॉर्नवालिस जो संहिता होती है 1793 ईस्वी में लागू करते हैं। और अगला दिया गया है, इस संहिता का संबंध केवल भूमि व्यवस्था से थी। इनमें से बताना है कौन-सा सही होता है। अगर इसकी सही होने की बात की जाए तो इसमें जो कॉर्नवालिस संहिता जो होती है 1793 ईस्वी में लागू की गई थी, ये आपका कथन सही है। क्या होता है? यहाँ केवल वो भूमि से संबंधित नहीं थी। क्या होता है? दूसरा ऑप्शन गलत क्यों हो गया? ये केवल भूमि से संबंधित नहीं थी। ये भूमि के अलावा ये न्यायपालिका, प्रशासनिक संरचना, सिविल सेवाओं इत्यादि से भी संबंधित है। इस वजह से इसमें केवल पहला ऑप्शन सही हो गया। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, भारत में रेलवे का विकास औद्योगिक क्रांति के विस्तार में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। और दूसरा दिया, रेलवे के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय कृषि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा। और तीसरा दिया, रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सस्ता यात्री परिवहन उपलब्ध कराना है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो ये औद्योगिक क्रांति का विस्तार और प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहते थे, ये भी आपका सही है। रेलवे के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा, ये भी सही है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सस्ता यात्री परिवहन उपलब्ध कराना, ये नहीं था, क्योंकि वे भारतीयों को इस पे जो रेलवे होती थी उस पे चढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी थे, जबकि सस्ता कहाँ है, फिर सस्ता कैसे होगा? इस वजह से इसका तीसरा ऑप्शन गलत होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे कौन-सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। नंबर 1 देखिए, भारत में पहला छापाखाना, क्या होता है? पहला छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किए गए थे, ये आपका कथन सही होता है। देखिए, इसमें सही नहीं पूछा है। प्रेस के विकास में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार का संहिता मिला, ये भी आपका कथन सही है। प्रारंभिक समाचार पत्रों का उद्देश्य पूर्णतः ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था, ये आपका गलत है। और प्रेस के सामाजिक सुधार आंदोलन में व्यापक मंच प्रदान करता है, ये आपका सही है। आपको इसमें पूछा कौन-सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है आपका सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन आपका सत्य है। इसमें पूछा कौन-सा सही नहीं है, जबकि जो आपका कथन दिया गया वह गलत है, जबकि आपका ऑप्शन जो होता है सी सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का, इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कारण किसकी व्याख्या कर रहा है। पहला दिया गया है, दादा भाई नौरोजी भारत में आर्थिक दुर्दशा को धन निष्कासन सिद्धांत, क्या होता है? धन निकास सिद्धांत के माध्यम से समझाया, ये आपका कथन सही है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन चला जाता है, ये भी सही है। जो कथन है कारण की व्याख्या भी कर रहा है। क्या होता है? उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत पे ये बताया कि उस जो भारत का अधिकांशतः धन होता है वह भारत भारत से विदेश चला जाता है, उसमें कोई भी भारत को उससे प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, या उससे भारत को कोई भी लाभ नहीं होता है। कि जो धन होता है भारत का वह विदेशों में चला जाता है, उससे भारत को कोई लाभ नहीं होते हैं। इस वजह से कथन जो होता है कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम, क्या होता है? भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित किए गए। और दूसरा देखिए, इस अधिनियम द्वारा पंजीकृत, क्या होता है? पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को
जो यूनानियों को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। तीसरा देखिए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो था औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था, न कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन एक अस्थायी व बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे-धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। उपरोक्त वक्तव्य किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कहा था? नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये गोपाल कृष्ण ने कहा था। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी व बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे-धीरे ही सही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। इसमें उससे बताना है कौन-सा कथन है, कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए। ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि वर्ग को स्थिति निरंतर कमज़ोर होती गई। क्या है? जो ब्रिटिश शासन ने भारतीय जो कृषक होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? निरंतर कमज़ोर होती गई। ये आपका कथन सही होता है। ब्रिटिश सरकार ने अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कठोर भू राजस्व नीति अपनाई। क्या होता है? जो कृषक होते हैं, जो उनके पास कठोर भू राजस्व नीति रहेंगी या लगान अधिक माँगेंगे, तो वो भूमियों पे कह सकते हैं कृषि नहीं कर सकते। इस वजह से जो उनकी स्थितियाँ होंगी, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएँगी। इस कारण जो आपका कथन और कारण होता है कि दोनों सही होते हैं, आर जो होता है एक ही सही व्याख्या भी बता रहा है। अगला क्वेश्चन इसका ये ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दिए गए हैं 1918 क्या होता है 1918 में गठित भारतीय उद्योग आयोग क्या होता है? 1918 में गठित भारतीय उद्योग आयोग जो था का उद्देश्य भारतीय उद्योग की स्थिति को अध्ययन करना है। क्या होता है 1918 में जो आयोग गठन किया गया है उसका उद्देश्य था भारतीय उद्योगी की स्थिति का अध्ययन करना है। और दूसरा दिया गया है मदन मोहन मालवीय ने आयोग के सदस्य के रूप में अगला रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तीसरा आयोग की सिफारिश अनौपचारिक क्या होता है? औपनिवेशिक उद्योग क्या होता है? औपनिवेशिक उद्योग पूर्णतः विरुद्ध थी, क्या होती है? पूर्णतः विरुद्ध नहीं थी। इसका तीसरा ऑप्शन गलत काटेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है, इसमें बताना कौन-सा सही है? 1857 का विद्रोह केवल सैनिक असंतोष का परिणाम नहीं था। आपका ये कथन सही होता है। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों ने भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई रूप से प्रभावित किया था। इसमें बात की जाए तो जो कथन होता है, कारण होता है, दोनों से ही एक-दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्या होता है जो 1857 की केवल क्रांति थी, वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, वह धार्मिक विद्रोह भी था, सामाजिक विद्रोह भी था, राजनैतिक विद्रोह भी था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिए गए बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। ये आपका कथन सही होता है। कुंवर सिंह उनकी बहादुरी और सैन्य नेतृत्व के कारण बिहार का सिंह कहा जाता था। आपका ये भी कथन सही है। जो कुंवर सिंह होते हैं उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी बहादुरी से लड़ते हैं और उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। बिहार का विद्रोह केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित था। ये क्या बताया जा रहा है जो बिहार का विद्रोह होता है केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं था, ये ग्रामीण क्षेत्र पे भी था। इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस थे। ये आपका सही कथन हो कहते हैं जो उस समय 1857 की क्रांति होती है। मुख्य कारण क्या बताया गया? चर्बी लगे कारतूस होता है जो धर्म से संबंधित होता है। यह कारण विद्रोह का सामाजिक आर्थिक आधारों को पूर्णतः असंबंधित था। ये असंबंधित था, क्या था? ये संबंधित था ना कि असंबंधित, इस वजह से ये गलत हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही जगह केवल एक सही है। क्या है? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित स्थानों पर क्या होता है? निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह क्या होता है? जब 1857 का विद्रोह होता है प्रारंभ का सही क्रम वैसे कि है मेरठ दिए गए, दिल्ली दिए गए, कानपुर, इनमें से बताना है सबसे पहले घटनाएँ कहाँ से होती है? अगर इनकी बात की जाए तो जो मेरठ में होती है, मेरठ में क्या होती है 10 मई को प्रारंभ हुई थी। 10 मई 10 मई 1857 को प्रारंभ हो जाती है, दिल्ली में 11 मई 1857 को प्रारंभ हो जाती है और अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में ये विद्रोह होता है सबसे अंत में। क्या होता है? कानपुर में ये विद्रोह सबसे अंत में होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थी। ये आपका कथन सही होता है। उन उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करते हैं। ये भी आपका कथन सही होता है। लखनऊ का विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित था। ये आपका गलत है। क्या होता है? केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, ये कृषकों तक भी था, जो शिक्षित वर्ग थे वहाँ तक भी सीमित था। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। 45 का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। सूची 1 में नेता दिया गया है, दूसरी बात दिया गया है विद्रोही के अंदर। उस जहाँ पे नेता थे वो कहाँ पे नेता एक तरफ नेता दिए गए, दूसरी तरफ विद्रोही केंद्र दिए गए, बताना है किस नेता का कहाँ से संबंध था। अगर नवाब की बात की जाए क्या होते हैं, जो नवाब होते हैं उनका बात की जाए तो नवाब की बात की जाए तो ये नाना साहब का संबंध जो था कानपुर से था। कहाँ थे? कानपुर से था। और बेगम हज़रत की महल की बात की जाए तो ये लखनऊ से संबंध था इनका। और कुँवर सिंह जो थे बिहार से संबंध है।
मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से संबंधित है, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो क्रांतिकारी थे या नेता थे, उन्होंने किस स्थान पे उस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, तो वो इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक संरचना को तोड़ना था। दूसरा देखिए, जनजातीय क्षेत्र में बाहरी महाजनों, ठेकेदारों और मिशनरियों का प्रवेश विद्रोह का प्रमुख कारण था। तीसरा देखिए, जनजातीय विद्रोह मुख्यतः आधुनिक राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित थे। इनमें से बताना कि इसका कौन सा कथन सही है। अगर इनकी बात की जाए तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही हैं। क्या है? अधिकांशतः जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारण होता है औपनिवेशिक शासन द्वारा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक संरचना को तोड़ना। और दूसरा देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी बाहरी महाजन जो होते हैं, ठेकेदार होते हैं, मशीनरियों का प्रवेश विद्रोह का प्रमुख कारण होता था। और मुख्यतः आधुनिक जो चेतना का प्रेरित करते हैं। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया गया, इनमें से बताना है कि कथन और कारण में कौन सा कथन सही है। जनजातीय विद्रोहों का था, जनजातीय विद्रोहों की तीव्र 19वीं शताब्दी में अधिक हो गए। और दूसरा कि ब्रिटिश शासन में वन कानूनों और नई भूमि व्यवस्था के माध्यम से जनजातियों के जीवन आधार को नष्ट किया जाता है। इसमें ये दोनों कथन से एक दूसरे की व्याख्या भी करे हैं। 48 का ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। नंबर 1, संताल जो विद्रोह होता है, विद्रोह का मुख्य कारण महाजनों और साहूकारों का शोषण था। दूसरा देखिए, पावना आंदोलन का नेतृत्व, पामना आंदोलन का स्वरूप अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था। और तीसरा ये नील विद्रोह सीधा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन था। और चौथा देखिए, जनजातीय विद्रोह में भूमि भूमि प्रश्न केंद्रीय मुद्दा था। इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। देखिए, अगर बात की जाए, जो संताल था, क्या संताल विद्रोह का मुख्य कारण महाजनों और साहूकारों का शोषण नहीं था। ये इसका आपका पहला ऑप्शन गलत है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाबना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अवैध लगान क्या था? अवैध लगान वृद्धि का शोषण था या वृद्धि का विरोध था। और दूसरा देखिए, तेभागा आंदोलन में किसानों ने फसल का द्वितीय हिस्सा अपने लिए मांगा। और तीसरा देखिए, सभी किसान आंदोलन हिंसक रूप के थे। इनमें से बताना कौन सा सही है। इसमें अगर बात की जाए तो जो पबाना जो आंदोलन होता है, क्या है? पबना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवैध लगान वृद्धि का विरोध करना। क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और दूसरा देखिए, तेभागा आंदोलन में किसानों ने फसल का द्वितीय हिस्सा अपने पास मांगा। ये भी आपका कथन सही है। क्या था? सभी किसान आंदोलन हिंसक रूप के थे। हिंसक रूप सभी किसान आंदोलन होते हैं, वे सभी हिंसक आंदोलक नहीं थे। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस वर्ड से संबंधित जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था, दूसरा टेस्ट चल रहा है। दूसरे टेस्ट में हमने अभी 50 क्वेश्चन किए थे। बाकी जो शेष क्वेश्चन होते हैं, हम लोग अगले अगले भाग में लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।